वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। दीपो हरतु मे पापम दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते करोतु कल्याणम् आरोग्यं पद। एक जगह कोने में बिठा दिया 5 आचार्यों को और अपने कार्यकर्ताओं ने वहां पर बच्चों का अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। सरकार के लोग आए तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को आप बैठे बैठे तनख्वाह दीजिए, ये चूंकि हमारे गांव में आते नहीं है, आते हैं तो पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते हैं तो ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, उस प्रकार का पारिवारिक भाव इनके जीवन में नहीं है, हमें ये लोग नहीं चाहिए। तो सरकार को झुक करके अच्छे आचार्यों को पोस्टिंग देनी पड़ी, अन्यथा हमारे ही गांव के लोगों ने वहां पर पढ़ाने का काम चालू रखा। तो इस तरह से हमें गांव के लिए ऐसे नौजवान समर्पित जब हम तैयार कर लेंगे तो जो हम सामाजिक शिक्षा वाला प्रोजेक्ट गांव में प्रभावी करना चाहते हैं वो शिक्षा का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे संस्कार केंद्र और हमारे 5वीं तक के जो विद्यालय है वो बहुत प्रभावी चले, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, और सरकारी शिक्षा के केंद्र भी योग्य रीति से चले। इसमें भी हमारी, अगर हमने गांव के समाज का जागरण कर दिया तो इसमें भी हमारी भूमिका हो सकती है। इसी क्रम में हमें सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से गांव को स्वच्छ रखेंगे, गांव को पर्यावरण से युक्त रखेंगे, वहां पर वृक्षारोपण करेंगे। किसी भी प्रकार का गांव जो है ना वो हमारा और मलिन गांव नजर नहीं आएगा। तो हमें अपने गांव को एक आदर्श स्वच्छ गांव इस रूप में तैयार करना, बालकों को भी इस प्रकार का भाव जगाना कि अपने हाथों को स्वच्छ रख करके भोजन करेंगे, प्रातः काल से लगा करके सायंकाल तक वो अपने आप को पूरा एक तरह से पूर्णतया स्वच्छ और हाथों को सैनिटाइज रखेंगे, अपना परिवार मकान अच्छा रखेंगे, तो एक प्रकार से अपना गांव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी श्रेष्ठ रहेगा। अधिक से अधिक कैसे वृक्षारोपण हो सकता है, गांव में अधिक से अधिक और हरियाली कैसे हो सकती है, गांव में प्लास्टिक मुक्त गांव रखेंगे, यूज एंड थ्रो वाला प्लास्टिक मेरे गांव में नहीं आएगा। और इस प्रकार से हम हमारे गांव का जो गंदगी होती है, गांव का जो कचरा होता है, उस कचरे के निस्तारण के लिए भी कोई प्रभावी योजना करेंगे।
कि गांव की सारी उपज एक साथ ले जाकर के मंडी में बेचेंगे, ये हम सोच सकते हैं क्या? ताकि हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी उपज लेकर के जब शहर में जाता है तो उसके आने जाने का खर्चा लगता है, फसल कम होती है, राशि बहुत कम मिलती है। पर अगर हमने समिति बनाई, कोई एक बड़ा वाहन किया, सारी फसल एक साथ मार्केट में जाएगी, एक साथ बिकेगी और गांव में सबको एक साथ पैसे मिल जाएंगे। अगर हमारे गांव में अब सरकार ने व्यवस्था कर दी है, केंद्र सरकार ने, हम हमारे गांव की उपज का भंडारण भी कर सकते हैं, तो योग्य जब दाम आएंगे जब बेचेंगे, तो इस तरह से गांव को हम समृद्ध गांव के रूप में कैसे खड़ा कर सकते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी योजनाएं अगर काम करेगी तो हम हमारे गांव को एक समृद्ध गांव के रूप में तैयार कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा। कुछ स्थानों पर जैसे मैंने कहा ना, सामूहिक कृषि के परिणाम स्वरूप भी फसलें बहुत बड़ी मात्रा में मिली लोगों को। अकेला छोटी छोटी जोत के कारण से योग्य फसल नहीं ले पाता है, तो सामूहिक रूप से बीज खरीदना, सामूहिक रूप से खाद खरीदना, सामूहिक रूप से और पेस्टिसाइड्स, वो भी हमारे गांव में हम स्वयं निर्माण कर सकते हैं, जो हमारा क्लस्टर हेड है वहां पर तैयार कर सकते हैं। तो सब प्रकार से विभिन्न प्रकार की कॉस्टिंग, अगर अपना गांव नशा मुक्त है, एक स्थान का उदाहरण देता हूं, उस गांव के अंदर लोग बाग बीड़ी सिगरेट बहुत पीते थे, तो गांव के नौजवानों ने संकल्पित होकर से सबसे, और इस बात के लिए, और जो गांव के आसपास में जो दुकानें थी वहां से सारी बीड़ी सिगरेट खरीद करके एक साथ उनकी होली जला दी और उनकी जितनी कॉस्टिंग थी उनको पेमेंट कर दिया कि हमारे गांव के आसपास में आप कोई बीड़ी सिगरेट नहीं बेचेंगे। तो हमने अपने गांव को नशा मुक्त किया, हमने हमारे गांव को धूम्रपान से मुक्त किया। तो एक प्रकार से जब व्यसन मुक्त गांव होता है तो अतिरिक्त जो पैसा में खर्च होता है उससे और बचत हो जाती है। वो पैसा गांव के हित में, परिवार के हित में, अपने बाल गोपाल के विकास में काम में आ सकता है। तो हम अपने गांव के विकास की दृष्टि से ऐसे बहुत सारा काम, और हम चूंकि जिला स्तर के और ऐसे प्रवासी कार्यकर्ता हैं, हम विचार कर सकते हैं हम अपने गांव के विकास के लिए हमारी भूमिका क्या है। हम इस प्रकार के सरकारी योजनाओं के जानकार व्यक्ति ढूंढे। भारतीय किसान संघ है, तो भारतीय किसान संघ के अंदर उन्नत कृषि करने वाले लोग हैं, जैविक कृषि की ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क करके उनके व्यक्तियों को अपने गांव में बुलाकर उनके माध्यम से प्रशिक्षण की योजना हम कर सकते हैं क्या। हमारे गांव में जैसे मैंने कहा स्वरोजगार की दृष्टि से कुछ हो सकता है क्या। छोटे छोटे केंद्र पर हम लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं क्या। मैं नहीं जानता हूं, परंतु कोई एक प्रकार की जब फसल बड़ी मात्रा में गांव में होती है, आसपास के 4 गांवों की फसल एक साथ इकट्ठी की और वहीं पर कोई प्रोडक्शन सेंटर खड़ा कर सकते हैं क्या। वहीं पर कोई फैक्ट्री प्लांट लगाया, जैसे महाराष्ट्र में एक स्थान पर उन्होंने टोमेटो सॉस की फैक्ट्री लगा दी। सारा टमाटर एक जगह इकट्ठा होने लगा और वही टोमेटो सॉस की फैक्ट्री लगी और उसी टोमेटो सॉस से और पूरे हिंदुस्तान में उसकी, महाराष्ट्र में उसकी सप्लाई होने लग गई। तो जो टमाटर और 200-500 किलोमीटर दूर बिकने जाता था वो टमाटर गांव में ही बिकने लग गया, गांव में ही और प्लांट लग गया तो वही खरीदने लग गए, तो प्राइस भी पूरी मिलने लग गई और गांव के लोगों को वहां रोजगार भी मिल गया। ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे मैंने कहा ना, हमारा जो 6 बातें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वावलंबन है, शिक्षा की दृष्टि से जागरूकता खड़ी करी, स्वास्थ्य की दृष्टि से जागरूकता खड़ी की, स्वावलंबन का भाव जगाया, स्वरोजगार के प्रोजेक्ट खड़े किए और उस प्रकार के और कौशल विकास के केंद्र हमने तैयार किए, जैविक कृषि की दृष्टि से ये काम किया, महिलाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह तैयार किए। तो हमारा गांव एक प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की दृष्टि से ठीक हो सकता है। आप आश्चर्य करेंगे, मैं स्वयं अनेक स्थानों में प्रचारक रहा तो हमने ही अपने ही कार्यकर्ताओं को यह भाव जगाया नहीं, पहले से ही स्वयं से होता है तो रहता है,
हमने कहा भाई हम और आज उसके यहाँ चल के भोजन करेंगे, हरिजन बंधु के यहाँ चल के भोजन करेंगे, खटीक कार्यकर्ता के यहाँ चलेंगे। उन्होंने कहीं भोजन तय किया, हमने कहा नहीं आज वहां नहीं करेंगे, आज अपने उस कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करेंगे। हम वहां गए तो गांव के 10 लोगों को मैसेज गया, संदेश गया कि भाई साहब तो भोजन करने के लिए वहां गए, हमने तो वहां तय किया था, वहां नहीं किया भोजन। तो लोगों को एक संदेश जाता है। हम धीरे धीरे अपने जीवन के माध्यम से क्या गांव में समरसता का भाव जगा सकते हैं क्या? पूरे गांव में कोई हरिजन है, कोई खटीक है, कोई भील है, कोई सुथार सुनार है, ये पता ही नहीं रहना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से तो सब प्रकार से विभिन्न प्रकार की कॉस्टिंग, अगर अपना गांव नशा मुक्त है, एक स्थान का उदाहरण देता हूं, उस गांव के अंदर लोग बाग बीड़ी सिगरेट बहुत पीते थे, तो गांव के नौजवानों ने संकल्पित होकर से सबसे और इस बात के लिए, और जो गांव के आसपास में जो दुकानें थी वहां से सारी बीड़ी सिगरेट खरीद करके एक साथ उनकी होली जला दी और उनकी जितनी कॉस्टिंग थी उनको पेमेंट कर दिया कि हमारे गांव के आसपास में आप कोई बीड़ी सिगरेट नहीं बेचेंगे। तो हमने अपने गांव को नशा मुक्त किया, हमने हमारे गांव को धूम्रपान से मुक्त किया। तो एक प्रकार से जब व्यसन मुक्त, और आप सभी पधारे और इस वैश्विक काल संकट के अंदर और अपन सब भजन संध्या कर रहे हैं और ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक समाज को और एक हौसला देने वाला एक साधन है, एक कार्यक्रम हुआ है। और आप लोग एक मन से और श्रद्धा से आप लोग जूम के माध्यम से और इस बैठक को, इस भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं। ये भी एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला समाज का एक कार्यक्रम सिद्ध होगा। इस वैश्विक महामारी के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर और बाहर से आने वाले मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, इस बाहर से आने वाली जो संख्या है और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने संपर्क माध्यम से या अपने समाज के और तंत्र के माध्यम से अपन सभी मिलकर और इस कोरोना के संकट काल के अंदर लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई बॉम्बे से आ रहा होगा, कोई अलग से आ रहे होंगे, या अन्य पर वो कार्य करते थे, मजदूरी करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, आज वो सभी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इसलिए कहा गया है समय बड़ा बलवान होता है। और ये संदेश दे रही है कि प्रकृति को प्रसन्न रखो, तभी आदमी सुखी हो सकता है। अनेक सारे विद्वान लोग इस समय, और बड़े ज्ञान की बातें आजकल आए दिन अखबारों में आती हैं, व्हाट्सएप पे आती रहती हैं, अन्य और सोशल मीडिया के माध्यम से आती रहती हैं। प्रकृति के अनुकूल चलोगे, शाकाहारी जीवन जियोगे, आप सुखी रहोगे, आप बीमारियों से बचे रहोगे। हमने व्यायाम करना छोड़ दिया तो कारण से आज हमारे शरीर है वो एक प्रकार के रोगों के घर बन गए। थोड़ा सा हमें समय मिला, लोगों ने घरों पर आसन करना शुरू कर दिया, प्राणायाम करना शुरू कर दिया, कोई टहलना घूमना करना शुरू कर दिया। इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अस्पतालों के जो डॉक्टर लोग हैं, अस्पतालों को जो चलाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं जैसे कोई देश भर में मरीजों की संख्या ही कम हो गई है। आए दिन रोजाना न जाने कितने हार्ट अटैक होते थे, हृदयाघात होते थे, आज एकदम से चेंजेज है, एकदम से परिवर्तन है। हम घर पे बैठे हैं, सुरक्षित है, हम घर परिवार में रहते हुए और घर का भोजन कर रहे हैं। हमने बाजार का और तरह तरह का भोजन, वो कहने के लिए भले स्वादिष्ट होगा परंतु वो गुण थोड़ी है उसमें। परिवार जैसे घर के माँ के हाथ के बनाए हुए, पत्नी के हाथ के बनाए हुए उस प्रकार का भोजन का स्वाद थोड़ी है उसमें। और इस कारण से आज ये वर्तमान समय ये हमें संदेश दे रहा है कि परिवार की संभाल भी आवश्यक है। व्यक्ति परिवार में रहते हुए परिवार से दूर हो गया, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, पत्नी के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, रिश्तेदारी के लिए टाइम नहीं है। किसके पीछे दौड़ रहे हैं? अर्थ के पीछे दौड़ रहे हैं। कमाना 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 कमाना। आज केवल 2 महीने का समय हमें मिला, हमने घर परिवार को समय दिया और
तो एकदम से अनेक सारी पारिवारिक चीजें भी हमारी ठीक हो गई है। यानी ये प्रकृति हमें संदेश दे रही है, परिवार के साथ में भी समय देना और मिलजुल करके रहना ये भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही मनुष्य है वो विज्ञान पर बहुत ज्यादा अवलंबित हो गया है, इसलिए ये वर्तमान समय ये हमें ये भी और तालाबंदी ये भी हमें संदेश दे रही है, बहुत ज्यादा विज्ञान पर अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक है वो हमें अपने धर्म संस्कृति के अनुरूप ईश्वर के निकट और ज्यादा से ज्यादा हम ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से अनेक सारे संदेश इस वर्तमान इस महामारी के माध्यम से पूरे संपूर्ण विश्व की मानव जाति को मिल रहे हैं। तीसरा बिंदु मेरा जो आज की बात का विषय है वो है आने वाला समय हम ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के अनुकूल कैसे हो सकते हैं। हालांकि हम सब लोग जनजाति क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और जनजाति क्षेत्र के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में और हमेशा प्रकृति के अनुकूल ही रहे हैं, परंतु फिर भी समय का एक प्रभाव सबके ऊपर होता है। वहां पर भी जींस पैंट पहुंच गई है, वहां पर भी टीवी पहुंच गया है, वहां पर भी विभिन्न प्रकार के अन्य अन्य संसाधन पहुंचे हैं। भले मोटर वाहनों का प्रदूषण होगा, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण वहां पर भी पहुंचे हैं। आने वाले समय में हमें वो ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के अनुकूल कैसे हो सकते हैं। हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है बीच का एक कालखंड ऐसा आया था जिस कालखंड में हमारे देश भर में और यज्ञ करने को महत्व दिया गया, घर घर में यज्ञ किए जाते थे और इस कारण से हमारे हिंदू संस्कृति को यज्ञमयी संस्कृति भी कहा है। तो ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में और ये जो महामारी है इसके लिए भी घर घर है वो यज्ञ करना हमें प्रारंभ करना होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने, समाज विज्ञानियों ने तो यहां तक व्यवस्था की थी पूरे देश भर को भी वायरस मुक्त किया जा सकता है। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो हम प्रति वर्ष जो होली का त्योहार मनाते हैं, फसलें पक जाती हैं, सरसों कट जाती है, बड़ी मात्रा में है वो पूरे वातावरण में, और जो एक प्रकार से संधि काल है दो ऋतुओं के बीच का, उस संधि काल में वायरस उत्पन्न होते हैं। उनको कैसे खत्म किया जाए, तो पूरे देश भर में आयुर्वेदिक तरीके से, प्रकृति के अनुकूल तरीके से पूरे देश भर में होली जलाई जाती थी। और आज तो हम होली के नाम पर कुछ भी उसमें जला देते हैं, जबकि प्राचीन काल में तो सारा उसका विधान था, कौन कौन सी लकड़ियां जलानी है, कौन कौन सी सामग्रियां उसमें डालना है। उद्देश्य क्या था, अपने क्षेत्र को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को वायरस मुक्त करना। और ऐसा करते करते पूरे देश भर में एक ही समय में, और एक प्रकार से आज की भाषा में हम कह सकते हैं वो यज्ञ करना ही था। और उसके माध्यम से हम कैसे प्रकृति को प्रसन्न कर सकते हैं, सृष्टि को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये घर घर यज्ञ करने की एक आवश्यकता दिखाई देती है। और मैं तो कहूंगा, मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूं कि पिछले और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से, तब से ही अपना जो प्रांत कार्यालय है, प्रांत कार्यालय पर बराबर नियमित लगभग 1 घंटे का और यज्ञ हो रहा है। उसमें और गायत्री मंत्रों की 108 आहुतियां दी जाती हैं, आरती होती है, सारा कुछ होता है। और इस प्रकार से अब आप घरों में बड़ा नहीं कर सकते, छोटा सा कोई संक्षिप्त कहें जिसको कहें, और थोड़े में और 15 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का एक छोटा हवन धूपी आदि हम कर सकते हैं अपने घर परिवार को इस वायरस से मुक्ति के लिए। ऐसे जल संरक्षण के लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। और उसके लिए कहाँ कहाँ हम जल बचा सकते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उनमें वाश बेसिन पर हम कितना पानी खर्च करते हैं, शावर से नहाने के लिए कितना पानी वेस्ट जाता है। उसकी बजाय हम 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी लेकर के तो हम हमारे घर बाथरूम में ही पानी की बचत कर सकते हैं। ऐसे पीने का पानी है, अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के उपयोगों में लेने वाला पानी है। जल संरक्षण के विभिन्न प्रकार हमें ढूंढने होंगे और अनेक सारे ऐसे और
जानकार लोग वो तो यहां तक भी बताते हैं कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है वो पानी के लिए होने वाला है। तो उसके लिए अभी से हमें जागरूक होना पड़ेगा। वृक्ष लगाने की आवश्यकता है बड़ी मात्रा में। अपने राजस्थान में अपना संस्थान के माध्यम से भी अपन ने लाखों की संख्या में वृक्ष लगाए, पर तो फिर भी कम है। आज घर घर में, गांव गांव में सरकारों ने तो इन वृक्ष लगाने में भी षड्यंत्र रचे हैं। हमारे यार बड़ी उम्र के कार्यकर्ताओं को ध्यान है कि नर्सरियों में पेड़ लेने के लिए जाते थे, पेड़ लगाना है, ऐसे पेड़ हमें उपलब्ध कराए जाते थे सरकारों के द्वारा। उस पेड़ की ना लकड़ी काम की है, ना उसका बीज काम का है, ना उसका फल काम का है, ना उसका कोई फूल काम का है। ऐसे फल वो पेड़ दे दिए जाते थे। आज आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि फलदार पेड़ रहेंगे तभी है वो पक्षी हैं वो हमारे आसपास में रहेंगे। नहीं तो पक्षियों ने शहरों को, कॉलोनियों को छोड़ के सघन जंगलों में चले गए हो, क्योंकि उनका जो फलों का जो सृष्टि चक्र था वो ही समाप्त हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ लगाए जाएं, इस ओर हमें जाना होगा। प्लास्टिक मुक्ति, हमें प्रकृति के अनुकूल बनना है, तो इस प्लास्टिक का कम से कम कैसे उपयोग किया जाए, या बिना प्लास्टिक के हम काम चला सकते हैं क्या? बाजार में सामान लेने जाना है, हम घर से ही थैला लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से प्लास्टिक के बारे में शादी विवाह का आयोजन है, कोई अन्य भोज का आयोजन है, हमें है वो ठोस धातु के बर्तनों की व्यवस्था करनी चाहिए। समाजों के माध्यम से, धर्मशालाओं के माध्यम से, मंदिर समितियों के माध्यम से आज इस प्रकार की भी आवश्यकता दिखाई देती है। जैविक खेती का विषय पहले आ चुका है, जैविक खेती की ओर लौटना ही होगा। उसके लिए हर हाल में गांव-गांव में, अपने अपने खेतों में ये प्रयत्न करने ही होंगे। गौ आधारित खेती कहें, गौ पालन कहें, बहुत आवश्यक है। इस जीवन को बचाना है, सुखी रखना है, स्वस्थ रखना है। घर में कष्ट पाकर के भी गाय पालो। ऐसे ही परिवार की संभाल इन दिनों में तो हम कर ही रहे हैं, परंतु आने वाले समय में भी केवल पैसा ही नहीं, अभी जो बड़ी संख्या में मजदूर घरों पर आए हैं, अब वो कहने लगे हैं कि इस महामारी को देखते हुए अब कुछ भी हो जाए, हमें वो वापिस, हम हमारे घर से दूर नहीं जाएंगे, हम घर पे रह लेंगे, हमें आधी रोटी मिलेगी, आधा भोजन मिलेगा, पर हम घर। 11वीं की परीक्षा के बाद आप उच्च शिक्षा के लिए जोधपुर MBA इंजीनियरिंग कॉलेज में गए। वहां आपने माइनिंग में इंजीनियरिंग करी और उच्च शिक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कई बड़ी कंपनियों के प्लेसमेंट भी आए थे, लेकिन आपने मां भारती की सेवा के लिए सबको ठुकरा कर जीवन भर अविवाहित रहकर संघ के कार्यकर्ता के रूप में अपना संपूर्ण जीवन दिया है। विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी आपके काव्य की आपकी प्रतिभा जन्म से ही है, और आपने 211 राष्ट्र प्रेम गीत लिखे हैं और 161 ईश भक्ति की वंदना के लिए गीत लिखे। आपकी रचनाएं प्रेरणा पुष्पांजलि और भक्ति हिलोरी नामक 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनमें वो सारी रचनाएं हैं और हम समय समय पर भाई साहब से मार्गदर्शन लेते रहते हैं, उनके भजन गीत सुनते रहते हैं। हम सब ने एक गीत सुना है, मन मस्त फकीरी धारी है जय जय भारत वाला, माननीय भाई साहब द्वारा ही लिखित है, और उसके कारण देश विदेश में इस गीत को सुनाकर सारे विश्व में और सारे देश के और कार्यकर्ताओं को भक्ति में मस्त कर रहे हैं। तो आज आप बीच में, भाई साहब हमारे बीच में हैं, मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता बंधुओं का मार्गदर्शन करने, प्रेरणा दें। अभी एक बार सभी कार्यकर्ता बंधु अपने अपने घरों में संध्या वंदन जो प्रतिदिन 3 दिन से चल रहा है, दीप प्रज्वलन करेंगे। लक्ष्मण जी बांसवाड़ा जिले से, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या लक्ष्मण जी के पास? लक्ष्मण जी बांसवाड़ा, जी भैया। लक्ष्मण जी बांसवाड़ा अभी एक छोटी सी आरती बोलेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता अपने घर पे दीप प्रज्वलन करने वाले हैं, सबने दीपक की व्यवस्था कर रखी है। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन करें, और मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करता हूं कि वो आरती प्रारंभ करें। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है वो दीप प्रज्वलन कर आज की इसका शुभारंभ करें।
जब अरे તમે આરતી બોલાવે એક જણો ઉતારે अरे खाली दिवा बाळीला आहे. संध्या शुरू हो रही है, पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आवाज आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से। बहुत बार आया हूं मैं बांसवाड़ा के आपके इलाके में, और बहुत लोगों से जानता भी हूं, बहुत लोग मुझे भी जानते होंगे, लेकिन आज की विशेष प्रकार की परिस्थिति में विशेष कार्यक्रम हो रहा है। सबको मालूम है दुनिया में विशेष प्रकार के रोग के कारण से दुनिया परेशान हो है, और इसलिए मशीन के युग से इकट्ठे होकर के राम राम कर रहे हैं। नई प्रकार की राम राम है ये। अब ये गाजे बाजे फिर से बज नहीं सकते, बजेंगे तो आएंगे इतनी आवाज। तो आज ये विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकार की राम राम क्यों करते हैं? घर में ज्योत जागृत रहे। भगवान का नाम क्यों लेते हैं? प्रभु की कृपा से हमारे अंदर की भावना जागृत रहे और हम आनंद के साथ जिए, सुख से जिए, प्रेम से जिए, सफलता से जिए, और कोई कारण नहीं है। और इसीलिए भजन संध्या रात रात करते हैं, जागरण रात रात करते हैं, झूम झूम के गा गा करके नाचते हैं। भावना ये कि अपने हृदय में पवित्रता बनी रहे, अपनी मूल सात्विक शक्ति बनी रहे, और एक दूसरे को पहचानते रहें, सबके अंदर भाईचारा बना रहे। इसीलिए सत्संग के माध्यम से अपने अंदर की मूल ताकत खड़ी करने की कोशिश करते हैं। उसी में से ये भजनों की श्रृंखला दुनिया में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में ही है। जनजाति में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, देश के हर कोने में चले जाओ, आपको इस प्रकार का मिलेगा, क्योंकि हम पवित्र भावना से सबको जोड़ना चाहते हैं। सब में वही परमात्मा है, सबको जोड़ेंगे और अपनी अपनी मर्यादा में चलेंगे। मर्यादा टूटती है तो क्या दुर्गति होती है, अभी देख रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े विज्ञान ने मर्यादाएं तोड़ी है, इसीलिए आज संकट में आ गए हम। एक कीटाणु ने दुनिया को हिला दिया। मर्यादा नहीं तोड़नी कभी। मर्यादा यानी ईश्वरीय नियम, सबके अंदर भी ईश्वर की ज्योत है। तो मैं एक बोल रहा हूं छोटा सा भजन, आप पीछे बोल तो नहीं पाओगे, लेकिन सुन तो सकते ही हैं। हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। संकट कैसा भी विकट घना, संकट कैसा भी विकट घना, कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे। हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे। है प्रेम प्रभु गहरा नाता, प्रेम का प्रभु से बहुत गहरा नाता है। पवित्र प्रेम, भगवान खुद आते हैं वहां, गुरु कृपा आती है, सदगुरु देव दौड़ दौड़ के आते हैं, और कहीं नहीं जाते हैं। भगवान दुर्योधन के वहां माल खाने नहीं गए, भक्त के वहां गए। है प्रेम प्रभु गहरा नाता, अविरल अमृत रस छलकाता, आनंद लहर लहराते हैं, आनंद लहर लहराते हैं, सतपथ से मुख ना मोड़ेंगे। हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। संकट कैसा भी विकट घना, कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे।
कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे। बोलिए सदगुरुदेवनी जय। जयकार बोल करके हृदय के भावना को मजबूत करना, और कोई प्रकार का संकट आ भी गया है, कोई दुविधा आ भी गई है, मिलजुल के सब लोग भाई लोग मिलके मर्यादा में रहते हुए आगे चलेंगे। अभी आया हुआ है ना संकट, दुनिया सारी डर रही है, कांप रही है। अमेरिका तो बड़ो देश, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, साइंस भी खूब है, उनके पास पैसे भी बहुत है, डर रहा है, लाखों लोग बीमार हो गए। और देश हमसे कितना छोटा है, एक तिहाई है, 35 करोड़ जनसंख्या, हमारे 130 से ऊपर करोड़ लोग हैं, तो भी इतनी बड़ी मात्रा में बीमार हो गए और घबरा गए। इटली तो हालत ही खराब हो रही है, सारी दुनिया डर रही है, कांप रही है, और हिंदुस्तान की धरती पर भी संकट में प्रवासी कार्यकर्ता और एकल केंद्र के माध्यम से भी हम संदेश पहुंचाएंगे। भजन संध्या जो हुई उससे पूरा परिवार को ऐसा लगा कि अलग अलग गांव जो बैठे हुए थे अलग अलग जगह पे देखने के बाद उनके मन में भी ऐसा आनंद आ गया कि वास्तव में ऐसे भजन संध्या होती है। संध्या वंदन के समय में ऐसे सामूहिक बैठते हैं, भजन करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। मैंने मेरे घर पे सारी ये भजन संध्या का योजना बनाई और कार्यक्रम किया, तो घर वालों को भी बहुत आनंद लगा कि ऐसा रोज होना चाहिए। मीडिया से अपरिचित रहते हैं। हाँ। तो मेरा ये अनुरोध है भाई साहब की वरिष्ठ जैसे इसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित जैसे एप्लीकेशन कैसे टाइप करना है और इससे संबंधित जानकारी इसमें दी जाए तो ठीक रहेगा भाई साहब। ठीक है, अच्छी बात है। और ऐसे ही ऐसी बैठ के समय समय पर आयोजित होनी चाहिए जिससे अधिकारी का श्रेष्ठ पाता है हमें अपने जीवन में उतार कर कार्य क्षेत्र में हम क्रियात्मक रूप से अच्छी तरह से परिणत हो सके। वैसा ऐसा वर्ग होना चाहिए जो पुराना आचार्य दीदी है उनका। इसके विषय और उसके संदर्भ को समझाओ तो बोलो। महीने में हर महीने होता है, हमारे को भी कुछ अच्छा मतलब मिल गया विषय, व्यक्तिगत विकास, हमारा विकास भी आगे अच्छा मतलब सीखने को मिले। ठीक है बैरुल्ला जी। में उपसंघ प्रमुखों को भी प्रशिक्षण दिया जाए ऐसा हाँ मेरा मन कहता है। जो उपसंघ प्रमुख रह गए, अभी तो अपन संघ प्रमुख जिला प्रवासी भजन मंडली प्रमुख आए हैं, उनका भी प्रशिक्षण हो उस प्रकार का। हाँ। बहुत अच्छी बात है। और तो वैसे मैंने पहली बार इस जोन से बात की और मोबाइल चलाना सीखा हूँ। ठीक है इस प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा हूँ। कहाँ से बात करी आपने? टावर के ऊपर चढ़े थे या घर पे हो गई बात? घर पे पहले तो आप ऊपर चढ़े थे ना? घर पे बच्चा नहीं, अभी तो घर पे हो रही है। पहले ऊपर चढ़ा था पर अब यहाँ घर। हाँ, अब ऐसा होना शुरू होगी। पहले मोबाइल मेरा काम नहीं कर रहा था बच्चा। अब आपने दूसरा उस जीवन जी के मोबाइल से और लिया उपयोग में। ठीक है। हाँ। ठीक है शुक्ला जी, बहुत। हाँ, मेघराज जी उधर हाथ ऊपर कर रहे हैं। मेघराज जी बोलिए। मेघराज जी अनम्यूट होकर बोलिए, प्रतापगढ़ से। मेघराज जी अनम्यूट होइए एक बार। मेघराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेघराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेघराज जी एक बार अनम्यूट होकर बोलना पड़ेगा। मेघराज जी नहीं हो पा रहा। हाँ, बोलिए। हाँ बराबर, बोलिए मेघराज जी। इस वर्ग के नाते पैसा इसके माध्यम से अभी भी मोबाइल नया लेना पड़ा पैसा, और थोड़ा काम भी सीख गया हूँ इसमें। आपने भी अभी लिया मोबाइल? और अभी लिया हुआ पैसा, ये वर्ग एक दिन पहले ले लिया।
अच्छा अच्छा। और 2-3 दिन मेरे भाई के लड़के से चलवाया और फिर मैंने अब धीरे धीरे समझ गया और धीरे धीरे मैं इसको समझ जाऊंगा अभी। आज तो कुल मिला के आप ही ज्वाइन हुए ना, आज तो किसी के सहयोग थोड़ी जरूरत पड़ी लेने की। नहीं नहीं भाई साहब, चलो ठीक है। और इसके अलावा आज कोई तो आपका स्वयं मैंने ही ठीक है मेघराज जी, भाई बहुत साहब अच्छी इसके बात। अलावा ये सबसे अच्छा वर्ग ये अच्छा रहा हाँ कि ये लॉकडाउन होते हुए भी भाई साहब एक तो सबको मिलना हुआ और सबका चेहरा देखना पड़ा, नहीं तो 2-3-6 महीने तक ने किसी को नहीं मिलते भाई साहब, ऐसा अगर लॉकडाउन नहीं खुला होता तो। हाँ अच्छी बात, सही बात बोली आपने। ऐसा भी हो गया आप सबके लिए, जो आने वाला समय है उसकी आपने तैयारी करी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अधिकांश ने यही कहा कि हमने इस प्रकार की ऐप चलाना सीखा, और ऐसे भी उदाहरण दिया आपने कि मोबाइल ही नया लिया है, और आप नहीं सीखा तो भाई ने सिखाया या इसने सिखाया, मैं भी ले रहा हूं लगातार बैठ के। लेकिन ध्यान में आया कि अपने 2-3 जिले जिसमें से आप मना ये जनजाति क्षेत्र भी आ गया, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी लगी। कारण क्या होता है कि ये तकनीक जाननी पड़ेगी अब, तो अब जितने भी आपको, जैसे अभी बोला, समय भी बचता है, सारी बातें ध्यान में आई है, तो आने वाले समय में अपने को अधिकांश इस प्रकार की चर्चाएं इसी पर होंगी। अब वो ऐप बदल हो सकती है, कोई जूम हो सकती है, कोई गूगल मीट हो सकती है, कोई और भी आ सकती है तब तक, तो अपने को इनका अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हमारा काम जनरली जैसा हम परंपरागत करते आए, प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, वहां जाकर के करेंगे, ऐसे करके ज्यादा करते थे, क्योंकि अपन को ऐसा लगता भी नहीं था। अभी तो ठीक है, कोरोना जैसी बीमारी आ गई, हम सबको लगा कि इससे करना है, तो क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम आसानी से नहीं आते, कष्ट, थोड़ा ताकत लगानी पड़ती कि भाई सबके पास इस प्रकार के मोबाइल हो वगैरह हो। लेकिन है, समय की आवश्यकता है, इसलिए इन दिनों एंड्रॉइड फोन वगैरह ये भी स्वाभाविक है। पहले तो अपनी उसमें आते ही नहीं थे रेंज में, अब धीरे धीरे रेंज में भी आ गए, इसलिए हो सकता है थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन आ जाता है अपने पास में, और इसका उपयोग भी अब थोड़ा करना सीखने लगे हैं। तो ये जो नवीन तकनीक है, इसके जानकार बनना, इसलिए बनना कि अपन जब एकल विद्यालय कभी चलाएंगे या इस प्रकार से करेंगे, तो आप इसमें अपडेट रहना, बहुत सारे प्रयोग आएंगे, तो हम जब भी कोई नई चीज आएगी आप तक वो पहुंचेगी, चाहे वो अपनी ये जो प्रांत की टोली है वो इसके माध्यम से आएगी, आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो नवीन तकनीक होगी तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। आप अभी घर पे देखिए, आप घर पे बैठे बैठे अपनी बातचीत हो रही है, सब चीजें सीख पा रहे हैं, तो इस नवीन तकनीक का माध्यम अपना करके और ये कर सकते हैं। अब बात यह है कि जैसे आप सबने बोला, तो अपन आने वाले समय में कैसे काम करेंगे, इसकी प्लानिंग कैसे होगी। अपन एकल विद्यालय चलाते हैं, भजन मंडली चलाते हैं, तो अपन आगे आने वाले समय में इन सबको कैसे कर पाएंगे, तो अपने को कुछ ना कुछ नवाचार करना पड़ेगा। आना तो वैसे ही पड़ेगा, पढ़ाने के लिए सब भैयाओं के पास में, वहां जहां पढ़ाते हैं एकल विद्यालय, सब कोई एंड्रॉइड नंबर ले आएंगे, फोन ले आएंगे, या वहां पढ़ करके ऐसा होगा, लेकिन थोड़ा कठिन हो सकता है। तो 45 डिग्री हमने अभी तक तो किताब में पढ़ा, लेकिन ये गेट 45 डिग्री खुलता है क्या, 60 डिग्री खुलता है क्या? तो देखिए, आप छोटी छोटी बातों से बच्चों को ज्ञान कराने का अपन को अनुभव आना चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि आप इतना तो सीख ही गए कि कैसे ऐप चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की गतिविधियों से शिक्षा देने के भी अभ्यास वर्ग लगने चाहिए, ठीक है ना। मुझे ऐसा ध्यान में आया, क्योंकि आपको अभ्यास कराया जा रहा है अभी कि कैसे बात करना है, कैसे है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, शिवजी वैसाब की बौद्धिक की भी जानकारी आई, और विजयानंद जी वैसाब ने भी बौद्धिक में अपने चर्चा में आपको बहुत सारी बातें बताई। हम सबका ग्रामीण जीवन है, तो उस ग्रामीण जीवन में मैं ये नहीं कहता कि शिवजी वैसाब ने जो सब बातें बता दी वो सब एक साथ करनी है, ऐसा नहीं है। शुरुआत करिए कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है जिसके कारण से गांव स्वावलंबन हो सकता है, ठीक है ना। अचार वगैरह आप सब डालते ही हैं, देखिए आप इसके लिए कोई बाजार से लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बेल बनता है तो बेल का शरबत हम बना सकते हैं क्या? कहीं पर इस प्रकार की चीजें हम जनरेट कर सकते हैं क्या, जो जहां से बाजार से लाने की जरूरत नहीं, हम ही बना सकते हैं। माल डालते ही हैं, माताएं बहनें अचार डालती, कोई बाजार से थोड़ी लाते हैं। तो अपन भी इन सब चीजों को, जैसे ये सब है ना, ग्रामीण विकास में ये सब होना चाहिए। आपके यहाँ पर सब पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सी खेती करनी चाहिए जिसके कारण से वहां पर कम पानी में और पथरीली जमीन होने के बाद भी खेती हो सकती है, ये सब हम भी जानते हैं। स्क्रीनिंग है,
आप कहीं लिख लेंगे इसको तो थोड़ा सा ध्यान आएगा, भाई अपन ने किया, अपन ने कहीं आपके अखबार में फोटो छपेगी उसके लिए नहीं कह रहा हूं। हमको जानकारी इसलिए रखना है कि कभी कोई पूछ ले तो हाँ भाई, ताकि अपन एक जगह कोई अच्छा काम होता है तो दूसरी जगह उसकी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा मुझे ध्यान में आता है कि आप सबने नवीन तकनीक और इस अभ्यास वर्ग की सबने अच्छा उसको एक, जिसको कह सकते हैं आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ ये ऑनलाइन बैठक। तो ऑनलाइन आपका ये प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग जो भी है, तो अच्छा लगा। कुल मिलाकर के आप सबको बहुत सारी चीजें नई नई जानने को मिल रही हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा इस समय पर कि अपन भी जो भी अभ्यास वर्ग है ना, जैसा भी मानिंग जी या नारायण जी या उनकी समिति ने तय किया, अपनी समिति ने, वैसा आप खुद भी थोड़ा चल करके, अभी तक क्या करते थे आप, ये आपको लिंक भेजते थे और उसको आप दबा करके और तुरंत बैठक में आ जाते थे। लेकिन अब है ना, आप भी होस्ट बनना सीखो। मतलब आप भी क्या बैठक ले सकते हो क्या, है ना, आप कैसे क्रिएट करोगे, तो ये भी सीखना कि भाई साहब मैं मेरे आचार्यों की है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये